नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल द होप राज इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज मैं आप लोगों के समक्ष बिहार स्टेट में पूछे गए प्रश्नों, प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए थे बिहार स्टेट में 11th-12th इकोनॉमिक्स में यानी अर्थशास्त्र में, उन प्रश्नों को लेकर आया हूँ सॉल्यूशन के साथ। इससे आप लोगों को अनुभव भी होगा कि किस प्रकार के प्रश्न बिहार स्टेट में पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले एक बात और बता दूं कि बिहार स्टेट बहुत जल्दी होने वाला है 10 अक्टूबर के बाद 2025 में। तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहें, ये वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो में जो जो क्वेश्चन है जहाँ जहाँ से आया है वहाँ से आप लोग अध्ययन भी करने में आप लोगों को सुविधा भी होगी इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए। अगर आप लोग को लग रहा होगा कि हम नहीं बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन है, देखिए सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 फर्स्ट टीम का है। यहाँ इधर लिखा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। ठीक है, ये किसी जिसने एग्ज़ाम दिया है उनका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो हम वीडियो बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, सो देखिए आज का पहला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन अर्थशास्त्र के दायरे में नहीं है। इनमें से कौन सा अर्थशास्त्र के दायरे में नहीं है। तो देखिए अर्थशास्त्र के दायरे में कौन नहीं है। धन और आय का वितरण, राष्ट्रों की वृद्धि और विकास, देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चुनाव, देश के मूल्य वृद्धि कारणों का अध्ययन। देखिए तो अगर बात किया जाए कि कौन से अर्थशास्त्र के दायरे में नहीं था, अर्थशास्त्र के दायरे में धन भी आता है, अर्थशास्त्र के दायरे में राष्ट्रों का वृद्धि या विकास आता है, अर्थशास्त्र में देश में मूल्य में जो वृद्धि होता है यानी इन्फ्लेशन उसके बारे में भी आता है। तो क्या नहीं आता है, तो देश का राष्ट्रपति का चुनाव और प्रधानमंत्री का चुनाव, ये पॉलिटिकल की बातें हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अर्थशास्त्र की मूल समस्या है, मतलब अर्थशास्त्र का जो प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम क्या है। तो अर्थशास्त्र का जो बेसिक प्रॉब्लम है वो क्या है, तो क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें, यही अर्थशास्त्र की मूल समस्याएं हैं। मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और whom टू प्रोड्यूस। इसका मतलब है कि व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है क्या उत्पादन करें, उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करें कि पूंजीगत वस्तु का उत्पादन, कैसे उत्पादन करें, लेबर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उत्पादन करें कि मशीन से उत्पादन करें, मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करें या कैपिटल इंटेंसिव, किसके लिए उत्पादन करें। अब यहाँ पे किसके लिए उत्पादन करें, अमीरों के लिए उत्पादन करें कि गरीबों के लिए उत्पादन करें। कहने का मतलब यही ना है कि मतलब लग्जरी गुड का उत्पादन करें कि जो मेरा बेसिक नीड्स है उसका उत्पादन करें। तो कहने का मतलब है ऑल ऑफ दी, जिसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आर्थिक समस्या मूलतः किसकी समस्या है। आर्थिक समस्या मूलतः किसकी समस्या है। तो आर्थिक समस्या जो मूलतः है ना, वो चुनाव की समस्या है। सबसे ज़्यादा जो आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है वो चॉइस के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा चुनाव की समस्या। ठीक है, अर्थशास्त्र का चुनाव से रिलेटेड, चॉइस से रिलेटेड बहुत सारी परिभाषाएँ भी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था को सूक्ष्म एवं माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसने, कुल मिला के क्वेश्चन ये कह रहा है कि अर्थव्यवस्था यानी अर्थशास्त्र को किसने माइक्रो और मैक्रो में विभाजित किया, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो 1933 ईस्वी में एक अर्थशास्त्री थे रेगनर फ्रीस, जिन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। रेगनर फ्रीस। ठीक है, यहाँ फिशर लिख दिया, रेगनर फ्रीसर, इसका नाम है रेगनर फ्रीस। ठीक है, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र एक सीधी रेखा होगी। उत्पादन संभावना वक्र कब एक सीधी रेखा होगी, तो उत्पादन संभावना वक्र तब एक सीधी रेखा होगी जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा। कहने का मतलब है कि उत्पादन संभावना वक्र ये है पीपीसी। ठीक है, ये जो पीपीसी है जिसमें हम लोग दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, वाई वस्तु और एक्स वस्तु। हमारे पास सीमित साधन है, उसी से हम लोग जितना प्रोडक्शन इधर उधर करके करना, इधर का उधर कर लेंगे, उधर का इधर कर लेंगे और उसी से उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये उत्पादन संभावना रेखा इतने ही ये हमारी अर्थव्यवस्था की ये कैपेसिटी को बतला रहा। ठीक है, तो ये जो है होता है पीपीसी जनरली जो होता है वो अवतल होता है जो बढ़ती अवसर लागत को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस स्थिति में, क्या पूछ रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र एक सीधी रेखा होगी। तो उत्पादन संभावना वक्र को एक सीधी रेखा होने के लिए क्या होना चाहिए, ऐसे सीधी रेखा, इसका मतलब जो कॉस्ट होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी अवसर लागत जो होना चाहिए वो होना चाहिए कांस्टेंट।
ठीक है। कांस्टेंट अवसर लागत मतलब सीमांत अवसर लागत क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसके अनुसार उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के सभी संयोजनों को दर्शाता है जिनका अधिकतम मात्रा में उत्पादन कारकों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में सभी उपलब्ध कारकों और प्रौद्योगिकी की सहायता से किया जा सकता है। तो ये जो कहना था ये पॉल सैमुअल्सन का कहना था, ठीक है। राइट आंसर, ये कोटेशन है, ठीक है, या परिभाषा से रिलेटेड है। तो ये पॉल सैमुअल्सन जी का कहना था कि उत्पादन संभावना वक्र संयोजनों को जिनका अधिकतम मात्रा में कारकों का, तो ये जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की मांग की मात्रा और कीमत के बीच संबंध समझाया गया है। किसी वस्तु की मात्रा मांग के नियम में समझाया गया है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड को बतलाता है। मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, किसी लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है कि हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। तो यही मांग का नियम है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। देखिए यहाँ जब हम इतना प्राइस है तो हम इतना वस्तु खरीद रहे हैं, ठीक है। जब प्राइस बढ़ जाता है P से P1 तो हम लोग कितना खरीद रहे हैं, देखिए P से P1 होता है तो क्वांटिटी घट के हम लोग इधर आ गए, इधर, ठीक है। यही चीज़ अगर प्राइस घट जाता है यहाँ हो जाता तो क्वांटिटी इधर बढ़ गया, तो यही ना है, तो मांग के नियम को बतलाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, लॉ ऑफ डिमांड, सेकेंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बता रहा है कीमत और मांग मात्रा, कीमत और मांग मात्रा के बीच संबंध। कीमत और मांग मात्रा के बीच तो यही तो संबंध था, कीमत और मांग मात्रा के बीच में कैसा संबंध, अच्छा उल्टा संबंध है। कीमत तो अभी तो बताए कि जब प्राइस बढ़ेगा तो हम लोग कम खरीदेंगे और प्राइस घटेगा तो हम लोग ज़्यादा खरीदेंगे, मतलब रिलेशनशिप कैसा हुआ, बिलोम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा वो होगा एक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कि आवश्यक वस्तुओं की मांग किलोच, जो आवश्यक वस्तुएं होती है उनकी मांग किलोच क्या होती है, तो मांग किलोच आवश्यक वस्तुओं की जो होती है वो होती है क्या, एक से कम। जो मेरी आवश्यक वस्तुएं हैं, ठीक है, उसके लिए मांग किलोच क्या होगी, आवश्यक वस्तुओं के लिए मांग किलोच जो होगी वो एक से कम होगी, मतलब लेस देन वन, मतलब कुछ इस प्रकार की, ठीक है। अगर ग्रेटर देन वन होता विलासिता तो ऐसे होता, फिर अगर होता अति आवश्यक तो ऐसे होता, फिर अगर होता मतलब कहने का मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो होता है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि कार्डिनल सीमांत उपयोगिता मतलब कार्डिनल मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच किसने दिया, तो मार्शल ने दिया। अच्छा इसमें पूछ रहा है एजम्पशन, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, उपयोगिता के कार्डिनल मापनीयता, धन की सीमांत उपयोगिता, स्थिर उपयोगिताओं की स्वतंत्रता, ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर, ठीक है। ये एजम्पशन है, मतलब कार्डिनल यूटिलिटी में क्या लेके चला गया है, तो उपयोगिता को हम लोग माप सकते हैं किस में, संख्या के रूप में, कार्डिनल काउंटिंग कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि धन की सीमांत उपयोगिता या मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो होती है वो क्या होती है, स्थिर होती है। और तीसरा बताया गया उपयोगिताओं की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ यूटिलिटीज, उपयोगिताओं की स्वतंत्रता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता क्या होता है। ये क्वेश्चन कितना बार आ गया, हम नेक्स्ट पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। जब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, क्या पूछ रहा है, सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता, ठीक है। देखिए हम यहाँ से मान लेते हैं कि ये TU है, ये मान लेते हैं AU है और ये मान लेते हैं MU है, ठीक है। तो यहाँ से गया, देखिए शून्य है तो ये हो गया मैक्सिमम पे, ठीक है। ये जब घटने लगा तो मतलब ये घटने लगा तो ये हो गया ऋणात्मक, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मैक्सिमम, ठीक है। अगला में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि समकोण उदासीन वक्र के मामले में वस्तुएं हैं, तो वस्तुएं समकोण की स्थिति में क्या होता है, पूरक वस्तुएं होती है। पूरक वस्तुएं कहाँ है, ठीक है। तो दूसरा इसका राइट आंसर होगा, जब वस्तुएं होती है क्या, पूरक, जैसे कि कहने का मतलब है वस्तुएं होगी पूरक। पूरक में क्या आता है, पूरक कौन कौन सी है, क्या बोल सकते हैं, पूरक वस्तु में क्या आएगा, पूरक वस्तु में आएगा जो एक साथ साथ चलती है, कि पेट्रोल और कार, मान लेते हैं यहाँ कार है, यहाँ है पेट्रोल, ठीक है। तो ये पूरक वस्तुएं हैं। तो पूरक वस्तुओं के संदर्भ में एक कहने का मतलब है कि जो उदासीन वक्र होगा वो कैसा होगा, पहले शुरू ऐसे होगा फिर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये L शेप्ड बनता है, मतलब समकोण, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर और कैपिटल
W/R इक्वल टू MPL/MP K का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? तो निर्माता संतुलन। ये किसको बतलाता है? कुल मिलाकर यही पूछ रहा है कि MPL/MP K इक्वल टू W/R, ये किसको प्रेजेंट कर रहा है? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को बता रहा है, ठीक है, नॉट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या बताता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या बताता है? तो किधर गया इसका? निर्माता। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ही क्यों बता रहा है? ऑप्शन ये राइट आंसर। अगर यही चीज़ रहता तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में क्या बताता? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात कर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते तो क्या होता? MU/MUY इक्वल्स टू PX/PY, ठीक है, ये बताता। यहाँ वस्तु का बात कर रहे हैं तो कंज्यूमर वस्तु को लेता है, और प्रोड्यूसर यहाँ AL/K है। AL/K क्या है? उत्पादन के साधन है, तो यहाँ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा। प्रोड्यूसर साधनों को लगाता है और कंज्यूमर क्या करता है? वस्तुओं का कंजम्पशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्पादन फलन का तात्पर्य है। उत्पादन फलन का क्या तात्पर्य है? तो उत्पादन फलन रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट को बताता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर इसका होगा रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट और आउटपुट के बीच संबंध को बताने वालों को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के उत्पादन फलन में सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं? किस प्रकार के उत्पादन फलन में? तो उत्पादन फलन क्या होना चाहिए? होगा पैमाने के प्रतिफल, तभी साधन क्या होंगे? पूर्णतः गतिशील होंगे, ठीक है। तो पैमान जैसे कहने का मतलब है कि दो तरह के उत्पादन फलन होते हैं। एक होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, और एक होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हम लोग पढ़ते हैं रिटर्न्स टू ए फैक्टर या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में हम लोग पैमाने के प्रतिफल पढ़ते हैं। मतलब शॉर्ट रन में हम लोग केवल परिवर्तनशील साधन लेबर को ही चेंज कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन ये टाइम अवधि होती है जिसके अंतर्गत हम सभी साधनों को चेंज कर सकते हैं। इसमें उत्पादन का जो पैमाना है वो ही चेंज हो जाता है, जबकि इसका उत्पादन का पैमाना चेंज होता है, केवल वेरिएबल फैक्टर को ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो पैमाने का प्रतिफल लॉन्ग रन पे, ठीक है, जिसमें सभी कारक क्या होते हैं? परिवर्तनशील। अगला क्वेश्चन ये है कि कुल लागत बराबर है, तो कुल लागत किसके बराबर होता है? कुल लागत मतलब TC इक्वल टू क्या होता है? TVC प्लस TF, इसमें कहाँ है लिखा रहा है? TVC बराबर TC बराबर TVC प्लस TFC, ठीक है। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? सो देखिए कहाँ है, वही राइट आंसर होगा TVC प्लस TFC। करेक्ट आंसर होगा 2, ठीक है, करेक्ट आंसर 2 हो गया, TVC प्लस TFC। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखिए हम हो सकता है वीडियो 2 से 3 में, क्योंकि 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आज हो पाएगा नहीं तो नेक्स्ट डे करेंगे। इसमें हम कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेके चलते हैं कि हो कवर हो जाए आधा, नेक्स्ट वीडियो में आधा करेंगे, ठीक है। तो दीर्घकालीन औसत कुल लागत वक्र तस्तरीय आकार के होने का क्या कारण है? मतलब कह रहा है तस्तरीय आकार का मतलब ऐसे करके ऐसे होने का क्या कारण है? तो दीर्घकालीन कुल लागत वक्र तस्तरीय आकार का होने का यही कारण है कि इसमें क्या होता है? परिवर्तनशील अनुपात का नियम काम करता है, पैमाने की अवस्थाएं की विसंगतियां होती है, कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन काम करता है। क्या काम करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम और पैमाने की अवस्थाओं की विसंगतियां दोनों होगी। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो तस्तरीय आकार की है इसमें दोनों प्रकार का उत्पादन फलन है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम और पैमाने की अवस्थाओं की विसंगतियां दोनों पाई जाती हैं, जिसके कारण ये तस्तरीय आकार का होता है। जब प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाया होगा ना कॉस्ट, तभी सब सारी चीज़ें पता चलेगी। अगला क्वेश्चन है कि अभी हम सिर्फ करवा रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पूछता है वो, ठीक है। औसत कुल लागत वक्र L आकार किसके कारण होता है? औसत कुल लागत वक्र L आकार का किसके कारण होता है? ठीक है, L आकार का होने का क्या कारण है? तो इसमें आरक्षित क्षमता कर, देखिए कहने का ये मतलब है कि ये जो है, ठीक है, ये है T, ठीक है, औसत कुल लागत वक्र, रोहित बोल रहे हैं, कुल लागत वक्र। तो कुल लागत वक्र के एल शेप होने का क्या कारण है? तो एल शेप होने का कारण यही है क्योंकि हम
क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपेसिटी का प्रयोग करते हैं और लर्निंग बाय डूइंग करके सीख जाते हैं, तो हम लोग ये जो है, ये जो कॉस्ट बढ़ता है यहाँ तक ही रहता है, तीसरा नियम को लागू नहीं होने देते हैं। मतलब परिवर्तनशील अनुपात के नियम का जो उत्पत्ति का ह्रास नियम है उसको लागू होने से हम लोग रोक लेते हैं, जिसके कारण एल शेप का आकृति बनता है। ठीक है, ये जो है ये बहुत बाद का प्रोडक्शन फंक्शन है जिसे आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने सुलझाया है। ठीक है, बताया कि हम लोग अंततः लॉ ऑफ डिमिनिशिंग वाला जो सिस्टम है या जो उत्पत्ति का ह्रास नियम है उसको लागू नहीं होने देंगे, तो तीसरी अवस्था नहीं लागू होगी, तो एक बार नीचे आएगा, फिर बराबर रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निःशुल्क प्रवेश और निकास, क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या तथा समरूप उत्पाद ये पूर्ण प्रतियोगिता के लक्षण है। तो परफेक्ट कंपटीशन का ये क्या है, गुण है या विशेषता है, जिसमें समरूप उत्पाद होते हैं, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होता है। ठीक है, और क्या होता है, क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है और वस्तुएं जो होती है वो होमोजेनियस होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है। टी आर बराबर पी इंटू क्यू बिल्कुल सही है। एम आर बराबर डी टी आर बाई डी क्यू यह भी सही है। ए आर बराबर टी आर बाई क्यू ये भी सही है। नन ऑफ दी एबव होगा। ठीक है, सारे ऑप्शन सही हैं सब, और पूछा है गलत तो ये होगा चौथा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एकाधिकारवादी को किस प्रकार के मांग वक्र का सामना करना पड़ता है। एकाधिकारवादी को द डिमांड कर मोनोपोलिस्ट फेस, मोनोपोलिस्ट को किस मांग वक्र का सामना करना पड़ता है, तो मोनोपोलिस्ट को मांग वक्र का सामना करना पड़ता है कुछ ऐसे। ठीक है, तो नीचे की ओर झुकी हुई रेखा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग। देखिए देखिए यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन है कि हॉरिजेंटल, ये तो रहता नहीं है। दूसरा है तीसरा देखिए ऊपर की ओर झुकी हुई रेखा, ई भी नहीं रहता है। चौथा है वर्टिकल, ई भी नहीं रहता। तो सेकंड में क्या है, नीचे की ओर, तो ऐसा ही होता है उसका मांग वक्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। उत्पाद विभेदन एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा की एक विशेषता है। नेक्स्ट है कि डिओपोली मॉडल में दो विक्रेता होते हैं, ये सारे सत्य हैं। एकाधिकारवादी के पास आपूर्ति वक्र नहीं होता, ये तीनों कथन सत्य हैं। ठीक है, ये तीनों कथन सत्य हैं, इसलिए ऑल ऑफ दी एबव होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक अल्पाधिकार बाजार में, एक अल्पाधिकार बाजार है कहाँ, जहाँ लार्ज नंबर ऑफ बड़ी संख्या में केवल एक क्रेता है, कुछ क्रेता है तो केवल कुछ क्रेता है। ठीक है, एकाधिकार बाजार, अल्पाधिकार बाजार उस बाजार को कहते हैं जहाँ पे कितने 2 से लेके कितने 9 तक विक्रेता होते हैं। ठीक है, ये फ्यू सेलर। ठीक है, कुछ क्रेता होगा तो वो क्या कहलाएगा, अल्पाधिकार। ठीक है, ये नहीं, थर्ड नंबर आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि कुर्नोट के डिओपोली मॉडल के तहत प्रत्येक निर्माता कितना उत्पादन करता है, तो प्रत्येक बाजार का 1/3। कुर्नो का जो डिओपोली मॉडल है उसमें प्रत्येक 1/3। ठीक है, प्रत्येक कुल बाजार का 1/3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट है कि शास्त्रीय दृष्टिकोण से लगान किसके कारण उत्पन्न होता है। शास्त्रीय दृष्टिकोण से लगान जो उत्पन्न होता है वो भूमि के गुणवत्ता में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। भूमि में जो क्वालिटी होता है वो अलग अलग पाया जाता है। रिकार्डो का जो सिद्धांत है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ जो रेंट है उसी का है, उनके अनुसार लगान उत्पन्न होता है भूमि में अलग अलग का क्वालिटी होने के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सामूहिक सौदेबाजी की विधि से तात्पर्य है। सामूहिक सौदेबाजी की विधि से क्या तात्पर्य है, तो सामूहिक सौदेबाजी की विधि से तात्पर्य है नियोक्ता प्रतिनिधि और ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि के बीच बातचीत। देखिए यहाँ सामूहिक सौदेबाजी का मतलब होता है कि एक ट्रेड यूनियन होता है, कोई भी जो संस्था चलती है उसका एक यूनियन होता है जो क्या करता है, बार्गेनिंग करता है। किसका, कोई भी चीज़ का। जब लेबर्स को या जो भी एम्प्लॉय होते हैं जो काम करते हैं, अगर उसको किसी तरह का अधिकार से वंचित किया जाता है तो वो वहाँ उठ के खड़ा होता है, चाहे उसका वेज से रिलेटेड हो, चाहे छुट्टी से रिलेटेड हो, चाहे बीमा से रिलेटेड हो, चाहे कार्य के घंटे से रिलेटेड हो। ठीक है, तो नियोक्ता प्रतिनिधि और ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि के बीच बातचीत। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन ये है, एक सेकेंड, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा मुनाफा एक गतिशील अवशेष है। तो गतिशील का जहाँ बात आया तहाँ पे आ जाएंगे हम लोग किसके पास, जेबी क्लार्क के पास। ठीक है, जेबी क्लार्क दिया था कि क्या उसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक थ्योरी ऑफ सरप्लस या इंटरेस्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब जेबी क्लार्क का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से किसने लाभ को अनिश्चित सहने के प्रतिफल के रूप में, अनिश्चितता सहने का मतलब कहने का अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी कौन दिया था? तो एफ.एस. नाइट ने दिया था। ठीक है, ये सब थ्योरी हैं जिसको मतलब याद रखना है कि कौन थ्योरी किसने दिया था। ठीक है, तो एफ.एस. नाइट ने दिया था अनसर्टेनिटी थ्योरी। अब है लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो शुम्पीटर महाराज जो थे जिन्होंने लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत दिया था। ये भी एक सिद्धांत है नवप्रवर्तन सिद्धांत जिसको शुम्पीटर ने दिया था। ठीक है, ये सब थ्योरी है जिसको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने जोखिम की बीमा के योग्य और गैर बीमा के योग्य में विभाजित किया था? ठीक है, तो ये एफ.एस. नाइट जो थे जोखिम को बताया था। ठीक है, जो मतलब जो उन्होंने सिद्धांत दिया था रिस्क वाला, उसमें से उन्होंने जोखिम को दो भागों में बांटा था। ठीक है, जोखिम को दो भागों में बांट के बताया था एफ.एस. नाइट। किसमें जोखिम को? एक है बीमा योग्य जोखिम और एक गैर बीमा योग्य जोखिम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा राइट आंसर इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ.एस. नाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा क्षेत्र परिवार की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, कौन सा क्षेत्र परिवारों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है? कौन सा क्षेत्र? तो जो होता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर जिसको बोलते हैं उत्पादक क्षेत्र या उत्पादन क्षेत्र, वही जो होता है वो क्या करता है? वस्तुओं और सेवाओं मतलब परिवारों की आवश्यकताओं की संतुष्टि और वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करता है, तो वह उत्पादक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि यह कथन आपूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्मित करती है, मतलब सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, किसने कहा था? तो जे.बी. से ने कहा था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो जे.बी. से कहाँ है? देखिए थर्ड नंबर ऑप्शन जे.बी. से। ठीक है, इन्होंने कहा था कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। अगला क्वेश्चन है कि केन्सियन गुणक मॉडल के अनुसार यदि MPC 0.8 हो तो आउटपुट गुणक का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पे सीधा सीधी दिया है कि MPC दिया हुआ है 0.8। ठीक है, तो गुणक का मान क्या होगा? के बराबर होता है 1/1 माइनस MPC। ठीक है, तो 1/1 माइनस 0.8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 1/0.2 बचेगा, तो ये जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो 2 बचे 10 यानी 5 इसका होगा गुणक का मान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में कमी, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में कमी अर्थव्यवस्था की कुल मांग में कमी, आउटपुट स्तर में कमी, या फिर क्या होगा? अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में कमी होगी तो अर्थव्यवस्था की कुल मांग में कमी हो जाएगी और आय और आउटपुट के संतुलन में कमी होगी, दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल गुणक की गणना सूत्र द्वारा की जाती है। सरल गुणक की गणना मतलब सिंपल मल्टीप्लायर की गणना कैसे की जाती है? अभी तो ऊपर में बताए 1/1 माइनस MPC मतलब थर्ड ऑप्शन थर्ड। अभी जो पहला ऊपर में क्वेश्चन बताए वही क्वेश्चन फिर आ गया, वो न्यूमेरिकल था, यहाँ फॉर्मूला पूछ लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पूंजी अनुसूची की सीमांत दक्षता में एक आवक परिवर्तन से होगा एन इनवर्स इफ द मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल शेड्यूल, तो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा इंक्रीज एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, कि अगर वो परिवर्तन होगा MEC तो उसका क्या परिणाम होगा कि समग्र आपूर्ति में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगी। ठीक है, समग्र आपूर्ति में कमी हो जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। पूछा क्या था एक बार सुन लीजिए। पूंजी अनुसूची की सीमांत दक्षता में एक आवक परिवर्तन होगा, मतलब पूंजी की सीमांत दक्षता में एक आवक परिवर्तन होने से समग्र मांग में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि मौद्रिक आधार है, मतलब मौद्रिक आधार मतलब M0। ठीक है, मॉनेटरी बेस, तो उसका अर्थ इसका मतलब होगा प्रचलन में मुद्रा। देखिए प्रचलन में मुद्रा और सेंट्रल बैंक द्वारा रखे गए बैंक में संरक्षित का योग, यही हो जाएगा M0 जिसको बोलते हैं आधार मुद्रा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है कि धन की मांग M बराबर KPY समीकरण पर विचार करें। मान लीजिए कि वास्तविक धन आपूर्ति M है, मतलब M स्टार है जो M के बराबर नहीं है। तटस्थता सिद्धांत के अनुसार वह चर जो संतुलन प्राप्त करने के लिए समायोजित होगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? मतलब क्या होगा? तो M बराबर KPY है तो P होगा। ठीक है, समायोजित कौन होगा? चेंज मतलब उसके अनुसार, तो P चेंजेज होगा। ठीक है, अगला
अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि मुद्रा की आपूर्ति, देखिए हम पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे ही लंबा पूरा क्वेश्चन हम दिखाने के लिए आंसर सही देते जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके या छोटा धीरे धीरे करके सब देख के पता कीजिएगा कि आंसर हम जो बता रहे हैं ठीक है, लेकिन कहाँ से क्वेश्चन आया इसके लिए मैं ज़्यादातर फोकस कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि मुद्रा की आपूर्ति बदल जाएगी तो निम्नलिखित में से कौन सा चर प्रभावित होगा। मुद्रा की आपूर्ति बदल जाएगी तो प्राइस लेवल क्या होगा। जैसे देखिए मुद्रा की पूर्ति बदल जाएगी, मान लेते हैं ये सप्लाई ऑफ मनी है, ये डिमांड फॉर मनी है। अगर मुद्रा की पूर्ति बदल गई यानी बढ़ गई, ठीक है, तो मुद्रा की पूर्ति अगर मान लेते हैं बढ़ गई या घट गई तो क्या होगा, प्राइस लेवल चेंजेज होगा, मूल्य स्तर में चेंजेज होगा ना, मूल्य बढ़ सकता है घट सकता है। यहाँ चेंजेज बोल रहा है, घटेगा या बढ़ेगा उसकी बात नहीं कर रहा है। तो किस पर प्रभाव पड़ेगा, सप्लाई ऑफ एमएस का परिवर्तन का जो असर पड़ेगा वो किस में पड़ेगा, कीमत स्तर पर पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द्विविभाजन सिद्धांत मतलब अकॉर्डिंग टू डिक्टोनोमी प्रिंसिपल, ठीक है, के अनुसार क्या होगा। तो द्विविभाजन सिद्धांत के अनुसार होगा कि नाम मात्र चर लंबे समय में वास्तविक चर को प्रभावित नहीं करते, ठीक है। नॉमिनल वेरिएबल्स डू नॉट इफेक्ट रियल वेरिएबल इन द लॉन्ग रन, मतलब नाम मात्र जो चर होते हैं ना लंबे समय में वास्तविक चर को प्रभावित नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा की एहतियाती मांग मतलब प्रीकॉशनरी डिमांड फॉर मनी इज एक सक्रिय शेष है, एक निष्क्रिय शेष है, आय से विपरीत रूप से संबंधित है या ब्याज दरों से संबंधित है। ब्याज दर से तो संबंधित नहीं होगा, एक निष्क्रिय शेष है, ठीक है। क्या है, एक निष्क्रिय शेष है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है मुद्रा की एहतियाती मांग जो हम लोग पैसा अपने पास रखते हैं किसके लिए, अपनी दिनचर्या के लिए, अपनी दैनिक जीवन में खर्चा के लिए, वो किस पर नहीं, तो ये निष्क्रिय शेष है। हम कितना रखेंगे वो हमारे इनकम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगला है कि भारत में बैंक दर निर्धारित होती है। भारत में बैंक दर निर्धारित किसके द्वारा होती है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हम यहाँ पे दे दिया ऑप्शन में, ठीक है। हम केंद्रीय बैंक की बात कर रहे थे तो यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, मतलब सेंट्रल बैंक भारत का कौन है, आरबीआई, तो 3 होगा, इसलिए कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे कंफ्यूज होने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर में वृद्धि का क्या तात्पर्य है। तो सीआरआर में वृद्धि का तात्पर्य है वाणिज्यिक बैंकों पर उधार देने के लिए कम पैसा। अगर सीआरआर बढ़ जाए, ठीक है, सीआरआर क्या होता है, सीआरआर होता है वह रेट जो आरबीआई के पास व्यावसायिक बैंक अपनी निश्चित जमा राशि का कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास रखते हैं, जो वर्तमान में कितना प्रतिशत है, 4% है। तो 4% को बढ़ा दिए, अगर 4% है जो उसको खर्चा नहीं करना है, मतलब 100 रुपया है तो 4 रुपया वहाँ चला जाएगा, तो 96 रुपया बचेगा। तो 96 रुपये में इसको लेन देन करता है। इसमें एसएलआर भी है, हम एसएलआर को छोड़ दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं जिक्र कर रहे हैं। तो 96 रुपया अगर ये 5 रुपया हो जाएगा तो फिर 95 रुपया ही बचेगा लेन देन के लिए। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, वाणिज्य बैंकों के पास उधार के पास देने के लिए पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह ब्याज दर जो बैंकों को अपनी अल्पकालीन अतिरिक्त तरलता को भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करने के लिए मिलती है क्या कहलाती है। देखिए फिर से आ गया, तो ये कहलाती है रिवर्स रेपो रेट। वह ब्याज दर जो बैंकों को अपनी अल्पकालीन अतिरिक्त तरलता को भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करने के लिए मिलती है। मतलब कहने का मतलब है कि जब व्यावसायिक बैंकों को अल्पकाल में उसके पास पैसा बढ़ जाता है तो आरबीआई को पैसा रखने के लिए देता है, उसमें कोई बाध्यता नहीं होती है, तो उस पर आरबीआई उन लोगों को क्या देता है, तो आरबीआई उन लोगों को रिवर्स रेपो रेट देता है, ठीक है, ब्याज के तौर पर। वो क्या कहलाता है, रिवर्स रेपो रेट। अगला क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय मौद्रिक प्राधिकरण कौन है, तो आरबीआई है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है केंद्रीय, ठीक है। थर्ड आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति निम्नलिखित में से किस मुद्रास्फीति सूचकांक को लक्षित करती है। तो कहने का यही तात्पर्य है कि मतलब हमारे यहाँ जो मुद्रास्फीति की माप है वो किस बेसिस पे किया जाता है। तो हमारे यहाँ जो मुद्रास्फीति की जो माप है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई के द्वारा किया जाता है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो मौद्रिक नीति है उसके अनुसार सीपीआई पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मौद्रिक नीति समिति एमपीसी संबंध में निम्नलिखित कथन पढ़ें। मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर निर्धारित करता वैधानिक रूप से अनिवार्य है। किसी संसद या किसी राज्य में विधानमंडल में सदस्य में केंद्र सरकार द्वारा एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। ऊपर दिए कथनों को बताइए। तो दोनों, पहला और दूसरा दोनों
करेक्ट है, ठीक है। पहला और दूसरा दोनों है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोनों होगा, ठीक है। थर्ड, अगला क्वेश्चन है 50 तक जाएंगे, 6 जो 50 है वहाँ तक। निम्नलिखित में कौन सी तरलता समायोजन LAF तहत भारतीय रिजर्व बैंक RBI धन जुटाने या उनके पास अतिरिक्त धन पार्क करने के लिए पात्र है? पहला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दूसरा प्राथमिक व्यापारी, तीसरा अनुसूचित वाणिज्य बैंक। दिए गए नंबर का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 और 3, ठीक है। पहला नहीं होगा, 2 और 3 होगा ओनली, मतलब कहने का मतलब प्राथमिक व्यापारी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, 3। अगला क्वेश्चन में चलिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पीकॉक वाइजमैन परिकल्पना किसकी संभावना का समर्थन करती है? पीकॉक वाइजमैन जो परिकल्पना है वो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति को बतलाता है। 2 परिकल्पना आई थी सार्वजनिक व्यय से संबंधित, एक वेगनर का परिकल्पना जो बढ़ती एक्टिविटीज पे आधारित थी, और दूसरा आया था पीकॉक वाइजमैन की परिकल्पना। दोनों ही सार्वजनिक व्यय में वृद्धि है, एक था किसी आपातकालीन स्थिति में, ठीक है, जो था पीकॉक वाइजमैन, बाकी था सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का। द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको मैस्ग्रेव ने लिखा है, ठीक है, आर्य मैस्ग्रेव ने लिखा है इस पुस्तक को, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। जो एस्टेट का जो क्वेश्चन है इसमें से जो शेष जो रहेगा पार्ट उसका हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, वो कल तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से इसको वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बढ़िया से वीडियो को देखिए, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ रहा है। एस्टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको जानने के लिए पैटर्न को, ठीक है। धन्यवाद।